वायु यानी कि हवा। हवा के बिना मनुष्य अपने जीवन की कल्पना तक नहीं कर सकता। हवा के बिना मनुष्य कुछ मिनट तक भी जीवित नहीं रह सकता। हवा से मनुष्य के अलावा पेड़ पौधे, पशु पक्षी आदि भी अपनी अपना जीवन जीते हैं। मनुष्य भोजन के बिना कई दिनों तक जीवित रह सकता है, किंतु हवा के बिना एक दिन भी जीवित रहना मुश्किल है। मनुष्य को जिंदा रहने के लिए शुद्ध हवा की आवश्यकता होती है, जिससे उसका शरीर सुचारू रूप से काम करता है। अशुद्ध हवा हमारे शरीर पर कुप्रभाव डालती है। ज़्यादा समय तक अशुद्ध हवा में सांस लेने से दम घुटने लगता है, कई प्रकार के रोग हो सकते हैं। हवा विभिन्न गैसों का एक मिश्रण होती है। ये पारदर्शक, स्वादहीन और रंगहीन और गंधहीन होती है। इसमें सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन होती है, जो कि लगभग 78% होती है। दूसरा नंबर आता है ऑक्सीजन का, जो कि लगभग 21% होती है, और लगभग 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड होती है, तथा शेष 0.97% में अन्य गैसें सम्मिलित होती हैं। वातावरण में इन गैसों में थोड़ा भी हेर फेर होने से संतुलन बिगड़ने लगता है, तब हवा प्रदूषित होने लगती है, और इस स्थिति को वायु प्रदूषण कहा जाता है। फैक्ट्रियों, वाहनों का धुआं, निर्माण कार्यों से और रोड पर से उड़ने वाली धूल इस संतुलन को और बिगाड़ने पर तुली हुई है। वायु प्रदूषण वर्तमान समय में पूरे विश्व में एक बड़ी समस्या के रूप में उभरी है। मोटरसाइकिल, इंडस्ट्री, कचरे को जलाना आदि के द्वारा निकलने वाला धुआं और प्रदूषित गैसें वायु प्रदूषण में अपना पूरा योगदान दे रही हैं। कोयला, लकड़ी आदि जलने से हवा में ऑक्सीजन की मात्रा भी कम हो रही है, तथा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है, जिससे हवा का संतुलन बिगड़ रहा है और यह अशुद्ध होती जा रही है। कुछ प्राकृतिक प्रदूषण जैसे पराग कण, धूल, मिट्टी के कण, प्राकृतिक गैसें आदि भी प्रदूषण को हवा देते हैं। वायु प्रदूषण हानिकारक तरल बूंदों, ठोस पदार्थों और विषाक्त गैसों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन्स, नाइट्रोजन और सल्फर गैसें, बैक्टीरिया, वायरस आदि का मिश्रण है, जो सामान्यतः ताज़ी हवा में नहीं पाए जाते हैं, और ये पेड़ पौधों और जीव जंतुओं के जीवन के लिए बहुत ही खतरनाक हैं। वायु प्रदूषण के मुख्यतः दो कारण हैं: प्राकृतिक कारण और मानव निर्मित कारण। प्राकृतिक कारणों में सर्वाधिक प्रमुख है दावानल, जो कि अकारण ही लगने वाली आग है, और ये सैकड़ों हेक्टेयर वनों को जलाकर भस्म कर देती है। इसमें एक तरफ अत्यधिक मात्रा में धुआं और कार्बन कण वायुमंडल में तैरने लगते हैं, साथ ही हरे भरे वनस्पतियों के नष्ट होने से भी गैसीय असंतुलन हो जाता है। इसी तरह दूसरा प्राकृतिक कारण है ज्वालामुखी प्रस्फुटन से निकलने वाला धुआं तथा लावा, जो कि वातावरण में अत्यधिक ऊंचाई तक प्रसारित हो जाता है, और ये सूर्य की रोशनी को भी कई कई दिनों तक के लिए ढक लेता है। साथ ही दलदल आदि में अपघटित होने वाले पदार्थों से निकलने वाली मीथेन गैस, विभिन्न बैक्टीरिया तथा शैवालों से मुक्त होने वाली CO2 भी वायु प्रदूषण में योगदान देते हैं। मानव निर्मित कारक हैं औद्योगिक इकाइयाँ, ग्रामीण घरों में जलने वाले कोयले व लकड़ियों से उत्पन्न धुआं,
तेजी से बढ़ते यातायात वाहनों की संख्या व इससे उत्पन्न धुआं, सड़कों के किनारे सूखे पत्तों के ढेर को जलाना, अनेक आयोजन जैसे विवाह समारोह आदि में आतिशबाजी करना, ईंट भट्ठों से निकलने वाला धुआं, और अभी कुछ सालों से खेतों में पराली जलाने की जो प्रथा प्रारंभ हुई है, वो एक बहुत बड़ा कारण है वायु प्रदूषण बढ़ाने का। इसका असर सर्दी के मौसम में पूरे उत्तर भारत में महसूस किया जा सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वायु प्रदूषण को कुछ इस तरह परिभाषित किया है। वायु प्रदूषण एक ऐसी स्थिति है जिसमें वातावरण में मनुष्य और पर्यावरण को हानि पहुंचाने वाले तत्व ज़्यादा मात्रा में जमा हो जाते हैं। वैसे देखा जाए तो आज के समय में पूरी दुनिया वायु प्रदूषण की समस्या से जूझ रही है, लेकिन भारत जैसे देश के लिए यह समस्या कुछ ज़्यादा ही खतरनाक होती जा रही है। WHO की एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के 20 सबसे प्रदूषित शहरों में 14 शहर भारत के ही हैं। स्थिति अत्यंत चिंताजनक है। हाल ही में प्रतिष्ठित पत्रिका नेचर ने भारत तथा चीन के शहरों को विश्व के सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में होने की बात कही है। वायुमंडल में उपस्थित हानिकारक तत्व मनुष्य में ब्रोंकाइटिस, फेफड़े का कैंसर व हृदय रोग के साथ साथ पशु पक्षियों पर भी अपना प्रभाव डाल रहे हैं। वायु प्रदूषण में सूक्ष्म कणों का भी अत्यधिक महत्व है। इनकी भूमिका सर्वाधिक है। सूक्ष्म कण 2.5 माइक्रोमीटर प्रति ग्राम से भी छोटे आकार के हो सकते हैं। ये मनुष्य के सांस लेने के साथ ही फेफड़ों में पहुंच जाते हैं और रक्त वाहिकाओं के साथ साथ हृदय की कार्यप्रणाली को भी प्रभावित कर सकते हैं। वायु प्रदूषण की समस्या सर्दियों में और भी घातक होने लगती है, क्योंकि ठंड में हवा में मौजूद नमी की वजह से ये गैसें और धूल वातावरण में और अधिक धुंध फैला देती हैं। देश में बढ़ते वायु प्रदूषण के खतरनाक स्तर और धुंध यानी कि स्मॉग की समस्या लोगों के समक्ष गंभीर स्वास्थ्य चिंता उत्पन्न करने लगी है। रासायनिक गैस, मोटर वाहनों का धुआं आदि जब हम लोग रास्ते पर होते हैं तो सांस लेते समय फेफड़ों तक पहुंच जाता है और नुकसान पहुंचाता है, जिससे नाना प्रकार की बीमारियों का सामना करना पड़ता है। पटाखों को चलाने से वायु प्रदूषण बहुत अधिक मात्रा में फैलता है। हमारे देश में त्योहारों के मौसम में जैसे दशहरा, दिवाली और उसके बाद जब विवाह समारोह का आयोजन होता है तो अत्यधिक मात्रा में पटाखे चलाए जाते हैं और उसका असर साफ कई दिनों तक देखा जा सकता है। कुछ आंकड़ों के जरिए जानते हैं कि स्थिति कितनी गंभीर है। दुनिया के 90% से भी ज़्यादा बच्चे जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर हैं। हर साल लगभग 38 लाख लोगों की मौत घरेलू वायु प्रदूषण से हो जाती है। भारत दुनिया भर के 20 सबसे प्रदूषित शहरों में यानी दुनिया के 20 सबसे प्रदूषित शहरों में 14 स्थान भारत के ही हैं। दुनिया में हर साल करीब 42 लोगों की मौत का कारण वातावरण में मौजूद वायु प्रदूषण ही बनता है। वायु प्रदूषण के कारण सबसे अधिक होने वाली मौतें 43% फेफड़ों से संबंधित बीमारियों से होती हैं। यही नहीं, वायु प्रदूषण मनुष्य की
और यहाँ तक कि युवाओं की हड्डियों को भी कमज़ोर कर रहा है। कुछ रिसर्च यह बताती हैं कि दक्षिण एशियाई देशों में ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या गंभीर रूप से बढ़ रही है और इसका असर भारत में भी देखा जा सकता है। पहले के समय में ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या ज़्यादातर 50 साल से ऊपर की महिलाओं में देखी जाती थी और 55 साल की उम्र के बाद पुरुषों में देखी जाती थी, लेकिन आजकल यह कम उम्र के लोगों में भी होने लगी है। तो समस्या ये है कि वायु प्रदूषण को कंट्रोल कैसे किया जाए। सामूहिक प्रयासों के द्वारा वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने में मदद मिल सकती है। इसको रोकने के लिए कई प्रयासों को करने की ज़रूरत है। कुछ हैं जैसे कि सरकारी दफ्तरों और सभी कुछ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस को एकजुट होकर इसे रोकने के उपाय पर अमल करना होगा। ऐसे इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों को प्रयोग में लाना होगा जो कम बिजली की खपत करें। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने होंगे जिससे वातावरण में ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन की मात्रा उपलब्ध हो सके और कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब हो सके। कम से कम वाहनों का उपयोग करना होगा। अपने आसपास कूड़ा कचरा को जलाने से रोकना होगा। प्लास्टिक की थैलियों का प्रयोग बंद करना होगा। साथ ही कारखानों से निकलने वाले जानलेवा प्रदूषण के लिए सख्त कानून बनाने पड़ेंगे और उनको अमल में लागू करना पड़ेगा। सड़कों के किनारे अधिक मात्रा में पेड़ पौधे लगाने होंगे। पेट्रोल डीजल से चलने वाले वाहनों में कैटालिटिक कन्वर्टर लगाना होगा जिससे प्रदूषण कम हो। घरों में खाना बनाने के लिए धुआं वाले उत्पादों का प्रयोग कम करना होगा तथा सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा का उपयोग बढ़ाना होगा। पराली प्रथा से होने वाले नुकसान के प्रति लोगों को जागरूक करना होगा। यातायात हेतु कारपूल और ऑड इवन जैसे नवाचार को बढ़ावा देना होगा। तो इन कुछ उपायों के द्वारा वायु प्रदूषण को रोकने में या कम करने में सहायता मिल सकती है। अभी हमने देखा लॉकडाउन के दौरान फैक्ट्रियां बंद थीं देश में, यहाँ तक कि कहें पूरी दुनिया में। वाहनों का मूवमेंट बहुत कम हो गया था, ट्रेनें बंद थीं, वायुयान सब खड़े हुए थे एक जगह। तो 2 महीने में एयर क्वालिटी इंडेक्स जो कि सामान्य शहरों, बड़े शहरों भारत के जैसे कानपुर, लखनऊ, दिल्ली आदि में 300 से 400 के आसपास रहता था, वो 50 के आसपास पहुंच गया था। साथ ही नदियों का पानी भी स्वच्छ हो गया था। तो लॉकडाउन के दौरान वायु प्रदूषण में आई कमी ये प्रूव करती है कि इन सारे उपायों को अगर हम आम जीवन में अपना सकें तो प्रदूषण को निश्चित तौर पर कम किया जा सकता है।